जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने बिहार पुलिस के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो बिहार पुलिस का जो ज़बरदस्त सेशन हम लोग का चल रहा है, डेली आपको एक सेट प्रैक्टिस हम आप लोगों के बीच हम लोग क्लियर करते हैं और साथ ही उसके बीच बीच में हम लोग जो है कि बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट देने का कोशिश करते हैं और वह जो एक्स्ट्रा फैक्ट होता है वह किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही आपका महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग इसी तरह लगातार बने रहिए और आगे जो एग्जाम डेट आ चुका है बिहार पुलिस का, आप लोग उसे ध्यान में रखते हुए, उसे जहन में रखते हुए आप लोग तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो कल का जो हम लोग सेट नंबर 5 जो क्लियर कर रहे थे उसमें कुछ सवाल बच गया था, हम लोग पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद सेट नंबर 6 पे हम लोग चलेंगे। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि जंप बॉल शब्द का संबंध किस खेल से है? तो जंप बॉल शब्द का संबंध जो है वह बास्केटबॉल से है। जंप बॉल शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बास्केटबॉल से है। जंप बॉल शब्द का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा बास्केटबॉल से है। और बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। वहीं बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या 9 होती है। बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या 9 होती है। फिर आपका नेट बॉल में खिलाड़ी की संख्या 7 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या 6 होती है। आपका जो है नेट बॉल में हो गया 7, वॉलीबॉल में हो गया 6, बास्केटबॉल में 5, बास्केटबॉल में 5। वहीं रग्बी फुटबॉल में 15 और फुटबॉल में होता है 11, क्रिकेट में भी 11, हॉकी में भी 11, जिम्नास्टिक में 8 होता है। जिम्नास्टिक में कितना होता है? 8 होता है। वहीं खो खो में खिलाड़ी का संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, खो खो में खिलाड़ी की संख्या 9 होता है। खो खो में कितना होता है? 9 होता है। लेकिन खो खो में क्रॉस लेन की संख्या जो होती है वह 8 होती है। खो खो में क्रॉस लेन की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है, याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं पोलो में कितना होता है? 4 होता है। पोलो में 4, लेकिन वाटर पोलो में 7, पोलो में 4। पोलो देखने में थोड़ा सा छोटा है इसीलिए थोड़ा सा 4 मारेंगे, और वाटर पोलो थोड़ा सा लंबा अक्षर है इसीलिए 7 मार देंगे उसमें। वाटर पोलो में 7 हो जाएगा, पोलो में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर बात करते हैं कि पहला ओलंपिक खेल जो शुरू हुआ था 1896 में, लेकिन प्राचीन समय में पहला ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व एथेंस यूनान में शुरू हुआ था। लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेल का जो शुरुआत हुआ है वो आपका 1896 से हुआ है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि शतरंज का खेल किस देश से शुरू हुआ है? तो शतरंज का खेल जो है वह भारत से शुरू हुआ है। कहां से शुरू हुआ है? भारत से। भारत को इस शतरंज का जन्मदाता कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्यात है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। वहीं म्यांमार की राजधानी कहां है? नेपोइतोव है। कहां है? नेपोइतोव। म्यांमार की राजधानी कहां है? नेपोइतोव, याद रख लीजिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि म्यांमार जो है भारत से कब अलग हुआ, तो म्यांमार याद रखिएगा भारत से 1935 अधिनियम के तहत 1937 में अलग हुआ। उस समय उसका नाम बर्मा था। क्या नाम था? बर्मा। और 1935 के अधिनियम के तहत ही भारत में संघ न्यायालय का स्थापना किया गया, याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं कि 1935 के अधिनियम का सबसे प्रमुख चीज क्या था, तो 1935 के अधिनियम का सबसे प्रमुख चीज था प्रांत स्वायत्तता। क्या था? प्रांत स्वायत्तता, याद रख लीजिएगा। वहीं बात करते हैं कि 1935 के अधिनियम को ब्लूप्रिंट की संज्ञा दिया गया है क्योंकि उसमें बहुत सारा अनुच्छेद और बहुत सारा अनुसूचियां शामिल थी, और उसी का हूबहू उठा के भारतीय संविधान में संविधान सभाओं ने जो है कि आपका समाहित कर लिया, लगभग 250 प्लस अनुच्छेद। इसीलिए 1935 के अधिनियम को ब्लूप्रिंट की संज्ञा दिया गया है। वहीं 1935 के अधिनियम को गुलामी का दास्ता पत्र जो कहा है वह जवाहरलाल नेहरू ने कहे हैं। वहीं 1935 के अधिनियम ने जवाहरलाल नेहरू का एक और कथन है कि यह आपका ब्रेक तो है लेकिन बिना इंजन वाली ब्रेक दे दी है। यानी कहने का मतलब है कि मेरे पास ट्रेन में अनेक बोगी है लेकिन उनमें इंजन में ब्रेक नहीं है। इंजन में क्या नहीं है? ब्रेक नहीं है। यानी देने का कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि खुले बाजार की क्रिया एक हिस्सा है किसका? तो खुले बाजार की क्रिया का मतलब होता है आपका क्या? तो मौद्रिक नीति से। किससे संबंधित है? मौद्रिक नीति से। और मौद्रिक नीति जो बनाती है वो आरबीआई बनाती है। कौन बनाती
बनाती है? आरबीआई बनाती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि आरबीआई का स्थापना कौन समिति की सिफारिश पर हुआ है? तो आरबीआई का जो स्थापना हुआ है वह याद रख लीजिएगा आप लोग किस समिति की सिफारिश पर? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आपका किसका स्थापना हुआ है? तो याद रख लीजिएगा आप लोग आरबीआई का स्थापना। और आरबीआई का स्थापना 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ है, याद रख लीजिएगा। और आरबीआई के जो पहले आपके गवर्नर थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर बने हैं वो आपके सीडी देशमुख बने हैं। वहीं आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो कौन है? याद रखिएगा, शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के। कितने नंबर के? 25वें नंबर के, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि किस व्यक्ति ने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया था? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी का जो स्थापना किया था वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किए हैं। और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही, याद रखिएगा, लंदन में आपका भारत इंडिया हाउस का स्थापना किया गया है। किसका स्थापना? इंडिया हाउस का स्थापना। वहीं भारत भवन जो है वह भोपाल में है। भारत भवन कहाँ में है? भोपाल में। इंडिया हाउस कहाँ में है? लंदन में। और जिन्ना हाउस कहाँ में है? मुंबई में। भारत में जिन्ना हाउस कहाँ है? मुंबई में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, भारतीय क्रांति का मां किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति का जो मां कहा जाता है वो मैडम भिखाजी कामा को। किन्हें कहा जाता है? मैडम भिखाजी कामा को, क्योंकि इनके द्वारा 1907 में पहली बार भारत का राष्ट्र झंडा तिरंगा को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराने का काम की गई थी, याद रखिएगा। वहीं भारतीय क्रांति का मां हो गया क्या? तो मैडम भिखाजी कामा। लेकिन भारत का जो राष्ट्र झंडा तिरंगा है इनका डिजाइन किसने बनाया है? तो याद रखिएगा, पेंगली वेंकैया नायडू। किसने बनाई है? पेंगली वेंकैया नायडू ने बनाई है, आप लोग याद रख लीजिएगा। और भारत का जो राष्ट्र ध्वज तिरंगा है यह 3:2 में रहता है। लंबाई 3 होता है और चौड़ाई 2 के रेशियो में होता है। और यह चीज रखने वाला प्रस्ताव जो था यह जवाहरलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू ने ही कहे थे कि भारत का राष्ट्र ध्वज जो तिरंगा है इसका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो होना चाहिए वह 3:2 होना चाहिए। 3 अनुपात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, याद रखिएगा। समझ में आ गया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं? तो भारत का जो विदेश से विनिमय होता है यानी वस्तु का लेन देन होता है, यह सब जो आपका रख रखाव करती है वो आरबीआई करती है। कौन करती है? आरबीआई करती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत के किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल का निर्माण संयंत्र शुरू हुआ है? तो लिथियम संयंत्र जो शुरू हुआ है वह तिरुपति में शुरू हुआ है। कहां शुरू हुआ है? तो भारत के अंदर में लिथियम संयंत्र जो शुरू हुआ है वह 4 अक्षर का तिरुपति शहर है, याद रखिएगा। वहीं पर आपका शुरू हुआ है लिथियम संयंत्र। क्या शुरू हुआ है? लिथियम संयंत्र। वहीं लिथियम जो है वह आवर्त सारणी का पहला धात्विक तत्व, याद रखिएगा, जिसका परमाणु संख्या 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। आप लोग ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो आंखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है? बाल्मर। क्या नाम है? बाल्मर। बाल्मर नाम है, याद रखिएगा। वहीं हमारे आंख में विभिन्न प्रकार की बीमारी होती है, जैसे कि आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और रतौंधी के साथ साथ याद रखिएगा जीरोप्थेल्मिया होता है। क्या होता है? जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया बीमारी भी रतौंधी के कारण, विटामिन ए के कारण होता है। वहीं हमारे आंख में निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में याद रखिएगा आपको निकट की वस्तु दिखता है, दूर की वस्तु नहीं दिखता है। यानी जो दोष होता है वही वाला चीज दिखता है। यानी निकट दृष्टि दोष हुआ है तो समझिए आपको निकट का दिखेगा। समझ में आ गया? और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वहीं दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखता है, जब दूर का वस्तु दिखेगा तो नज़दीक का वस्तु नहीं दिखेगा। समझ में आ गया? वहीं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं याद रखिएगा आपका जरा दूरदर्शिता जो होता है आंख में, इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा आपको बाइफोकल लेंस। कौन सा लेंस? बाइफोकल लेंस। वहीं अबिंदुकता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस। यानी आपको एक ट्रिक दिए थे, नोहर्सी का और नी
नी दो एक उ देऊ, नी देऊ जो बुआ का जबा ओ बोए का अवे, यानी कि नी देऊ जबा अवे, नी देऊ जबा अवे। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। और वहीं हो गया आपका ट्रेकोमा बीमारी, वहीं हो गया ग्लूकोमा बीमारी, वहीं हो गया रोहा बीमारी। तो ये सब भी आंख को प्रभावित करता है। और आंख का जो डॉक्टर कहलाता है वो ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहलाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि पॉली हाउस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो पॉली हाउस का जो प्रयोग किया जाता है वह पौधों को उगाने के लिए, पौधों को उगाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। वहीं हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा CO2। कौन सा गैस? CO2 गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में प्रसिद्ध है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। वहीं अम्ल वर्षा जो होता है वह दो गैस के मिश्रण से होता है। तो अम्ल वर्षा जो होता है वह दो गैस कौन कौन सा है भैया? तो याद रखिएगा SO2 और NO2। SO2 और NO2 के द्वारा अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन होता है। और अम्ल वर्षा तभी होता है जब वर्षा का pH मान आपका 5.6 से कम हो जाता है। 5.6 से कम हो जाता है तब उसको हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा जो सबसे पहले हुआ था वह स्वीडन में हुआ था। कहाँ में हुआ था? स्वीडन में। अम्ल वर्षा सबसे पहले स्वीडन में हुआ था। और स्वीडन में कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था अम्ल वर्षा। और याद रखिएगा सबसे अधिक जो अम्ल वर्षा होती है वह नॉर्वे में होती है। और याद रखिएगा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और उसी ओस्लो से शांति का आपका नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किसी ना किसी व्यक्ति को दिया जाता है। और 2024 में जो दिया गया है वह नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, जिसका संबंध ईरान से है। कहां से है? ईरान से है, याद रखिएगा। और बाद बाकी जो आपका 5 गो क्षेत्र बचा नोबेल पुरस्कार वह कहां से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा आपका स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। और प्रारंभ में जब नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 से हुआ था तब नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में? तो याद रखिएगा कुल 5 क्षेत्र में। लेकिन 1968 से इसका छठा क्षेत्र बन गया अर्थशास्त्र। कौन सा बन गया? अर्थशास्त्र बन गया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग बताइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेट नंबर 6 में। सेट नंबर 6 का शुरुआत करते हैं। तो सेट नंबर 6 में का आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को बताना है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडा पर डाला जाता है, जब नींबू के रस को खाने के सोडा पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है, हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ये तीनों गैस होती है। समझ में आ गया। वहीं आप लोग को बता दे कि CO2 गैस से ही आपका रोटी वगैरह फूलता है। याद रखिएगा CO2 गैस की उपलब्धि से ही रोटी वगैरह फूलता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है फैन उत्प्लन प्रक्रम का प्रयोग जो धातु कर्म के लिए किया जाता है उसमें किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क। तो फैन उत्पादन विधि में सल्फाइड अयस्क का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? सल्फाइड अयस्क का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है। क्योंकि आप लोग को पता है जब आपका कटता उठता होगा या फिर जब आप स्पिरिट को शरीर में लगाते होंगे तो आपको ठंडा की अनुभूति होता होगा। ठंडा की अनुभूति तभी होता है जब वाष्पीकरण अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? वाष्पीकरण। जैसे आप पढ़ते होंगे कि एक घड़ा में रखा हुआ जो एक आपका पानी रहता है वह किस प्रक्रिया के द्वारा ठंडा होते रहता है? तो आप लोग वाष्पीकरण आंसर मारते होंगे। उसी तरह से जब आपको शरीर में अभी जैसे हमको पसीना आ रहा है, जब आप पंखा चलेगा कुछ देर के बाद जब लाइट आएगी तो जब पंखा चलेगी तो आपको ठंडा का अनुभूति होगा। तो ठंडा का अनुभूति क्यों होगा? क्योंकि वह भी वाष्पीकरण प्रक्रिया में तब्दील होगा पानी, तो ये हमको ठंडा अनुभूति होगा। तो उसी तरह से याद रखिएगा कि जब स्पिरिट लगाते हैं हमारे शरीर में तो हमको ठंडा की अनुभूति होती है। कारण यही है कि उसका वाष्पीकरण होता है। क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, कंडेंसेशन होता है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है पेट्रोल की अपस्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? आप लोग को पता होगा कि अगर आप ठंडे प्रदेश में जाइएगा, आप अगर कश्मीर चल जाते हैं, हिमाचल प्रदेश चल जाते हैं ठंडे दिन में, तो आप जब गाड़ी में पेट्रोल डालते होंगे तो वह पेट्रोल को जमने से बचाने के लिए गाड़ी में अगर पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल अगर जम गया तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो उस पेट्रोल को
अपस्फोटन होने से रोकने के लिए यानी उसको जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा उसमें हम लोग TEL बनाते हैं। क्या मिलाते हैं? TEL यानी टेट्रा एथिल लेड मिलाते हैं। टेट्रा एथिल लेड मिलाते हैं। TEL यानी टेट्रा एथिड लेड बनाते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अगला सवाल बताना है कि आषाढ़ का एक दिन पुस्तक के लेखक कौन है। तो आषाढ़ का एक दिन पुस्तक के लेखक मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश। और मोहन राकेश ने एक और पुस्तक लिखे हैं आधे अधूरे। आधे अधूरे पुस्तक के लेखक भी मोहन राकेश हैं। वहीं याद रखिएगा सूर्य का सातवां घोड़ा पुस्तक के लेखक धर्मवीर भारती है। कौन है? धर्मवीर भारती है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा आप लोग कि विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल पर केजी पर केल्विन होता है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल पर केजी पर केल्विन होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं ऊष्मा का अगर पूछेगा एसआई मात्रक क्या होता है तो याद रखिएगा ऊष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी होता है। वहीं तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि सभी प्रकार के विद्युत चुम्बक तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है वह गामा किरण का होता है। किसका होता है? गामा किरण का। और गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। गामा किरण का सबसे अधिक वेधन क्षमता होता है। याद रखिएगा। वहीं सबसे कम जो आयनन क्षमता होता है वह गामा किरण का ही होता है। यानी जिसका सबसे अधिक वेधन क्षमता होगा उसका सबसे कम आयनन क्षमता होगा। याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी देखिए अब लाइट आ गया। लाइट आने के बाद मेरा पसीना जो है कि अब वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा हमको ठंडा शरीर जो है कि अब हमको फीलिंग दिलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताना है कि गामा किरण का खोज किसने किया है। तो गामा किरण का जो खोज किया है वह पॉल विलार्ड ने किए हैं। किसने किए हैं? पॉल विलार्ड ने किए हैं। और याद रखिएगा गामा किरण का नामकरण किसने किया है? तो रदरफोर्ड ने किया है। दोनों प्रश्न अंतर है। गामा किरण का खोज किया है पॉल विलार्ड ने और गामा किरण का जो नामकरण किया है वो किसने किया है? तो याद रख लीजिएगा गामा किरण का जो नामकरण किया है वह रदरफोर्ड ने किया है। किसने किया है? रदरफोर्ड ने किया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अगला सवाल बताइएगा कि निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा। वहीं प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम होता है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है। याद रखिएगा। और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वह सिर्फ ओम होता है। वह सिर्फ क्या होता है? ओम होता है। याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कठोरता का एसआई मात्रक क्या होता है? महो होता है। कठोरता का एसआई मात्रक क्या होता है? महो होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है खुले फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है। तो खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। खुले फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है? अनंत होता है। याद रखिएगा। और याद रखिएगा एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी कितना होता है? अनंत होता है। एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध जो होता है वह 1 होता है। एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध 1 होता है। लेकिन अगर बात करें एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है प्रेरित धारा की दिशा किससे प्राप्त करते हैं। तो प्रेरित धारा की दिशा जो प्राप्त करते हैं वह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा का हम लोग ज्ञात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है वह तापमान जो नाभिक के संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। आपको पता है जैसे अगर आप सूर्य लेते हैं, सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होती है या सूर्य में जो ऊर्जा बनती है वह नाभिक के संलयन अभिक्रिया के तहत बनती है। और नाभिक के संलयन अभिक्रिया तभी हो सकती है। संलयन का मतलब होता है दो चीज मिलके एक चीज का निर्माण करना। और विघटन का मतलब होता है एक चीज का दो अलग अलग भाग में टूट जाना यानी विघटित हो जाना। और संलयन का
मतलब होता है कि दो अलग अलग चीज़ संलयित होकर एक नई चीज़ का निर्माण करना। तो उसी तरह से सूर्य में याद रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर एक आपका नाभिक के संलयन अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। और वह अभिक्रिया तभी संभव है जब सूर्य पर तापमान 10 पे पावर 7 केल्विन रहना चाहिए। कितना केल्विन रहना चाहिए? 10 पे पावर 7 केल्विन तापमान रहेगा तभी सूर्य में नाभिक की संलयन अभिक्रिया हो पाएगी, अन्यथा नहीं होगी। वहीं अगर बात करते हैं यह सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि सूर्य में जो नाभिक की संलयन अभिक्रिया होती है उसके लिए तापमान जो होना चाहिए वह 10 पे पावर 7 केल्विन होना चाहिए? तो आप बताइएगा हैंस बेंथ। क्या बताइएगा? हैंस बेंथ नाम के वैज्ञानिक ने। वहीं परमाणु बम जो आधारित है वह नाभिक के विखंडन पे आधारित है। परमाणु बम जो आधारित है वह नाभिक के विखंडन पे आधारित है। और वहीं हाइड्रोजन बम जो है वह आपका याद रखिएगा अनियंत्रित नाभिक के संलयन पे है। फिर से एक बार बता देते हैं, परमाणु बम जो है वह नियंत्रित नाभिक के विखंडन पे है। परमाणु बम जो है वह नियंत्रित नाभिक के विखंडन है, यानी जब परमाणु बम फूटता है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन बम को जब हम फोड़ेंगे तो वह अनियंत्रित है, अनकंट्रोल रहता है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा परमाणु बम की अपेक्षा हाइड्रोजन बम लगभग 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या परमाणु बम से ज़्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन बम है? तो आप बताइएगा हाँ। आप बताइएगा हाँ। कितना गुना भैया? तो 1000 गुना। क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन बम जो है वह उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वह अनियंत्रित नाभिक के संलयन पर आधारित है। समझ में आ गया? और याद रखिएगा हाइड्रोजन बम का जो खोज किया है वह एडवर्ड टेलर ने किए हैं। किसने किए हैं? एडवर्ड टेलर ने किए हैं। वहीं परमाणु बम का खोज जो किए हैं किसने किए हैं? परमाणु बम का जो खोज किए हैं वह ऑटो हन ने किए हैं, या फिर आपका ओपेनहीमर ने किए हैं। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग न्यूट्रॉन बम का खोज किसने किया है? तो सैमुअल कोहेन ने। सैमुअल कोहेन ने, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, इतने सा क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़ते हैं, आपका दिमाग क्लियर होगा। पहला ऑप्शन है मूल संविधान के अंतर्गत हुआ है। आप लोग को हम बहुत बार बताए हैं कि उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद या ना ही भाग के तहत किया गया है। वह प्रधानमंत्री के द्वारा खुद उप प्रधानमंत्री का जो है कि सृजन किया जाता है, लेकिन वह एक संवैधानिक भाग नहीं है। अगर प्रधानमंत्री का मन करे कि हम एक उप प्रधानमंत्री अपने असिस्टेंट के रूप में, अपने कार्यवाहक के रूप में, या जब काम बढ़ जाता है तो उसके रूप में हम उनको संभालने के लिए दे सकते हैं, लेकिन संविधान में इस चीज़ का उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। भारत के अंदर में उप प्रधानमंत्री की संख्या टोटल 6 हुआ है। जब जब प्रधानमंत्री को लगा है कि काम बढ़ गया है तो वह उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति सट से कर देते हैं, लेकिन वो अस्थायी तौर पे करते हैं, उसका कोई संवैधानिक उल्लेख नहीं है। तो अब देखिएगा, पहला ऑप्शन है मूल संविधान के अंतर्गत हुआ है, मूल संविधान में इसका उल्लेख कहीं नहीं है। दूसरा ऑप्शन है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। सही बात है, संविधान के प्रावधान से हटकर ही प्रधानमंत्री करते हैं उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तीसरा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन के तहत हुआ है। नहीं, गलत बात है। वहीं चौथा ऑप्शन है 85वां संविधान संशोधन के तहत हुआ है। यह भी गलत है। यह सब आपका गलत है। आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री को जब जब लगा है कि काम की संख्या बढ़ गया है तो वह उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देते हैं, उसमें कोई रोक छेक नहीं है। और अभी तक भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री बने थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, और भारत के पहले गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, याद रखिएगा। और अब तक भारतीय इतिहास में कुल 6 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं? कुल 6 उप प्रधानमंत्री हुए हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति किस व्यक्ति पर लागू होता है? तो आप लोग को हम बता चुके हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वह भारत के अंदर में कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है, लेकिन सबसे वास्तविक प्रमुख जो होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो समझिएगा कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। राष्ट्र का नेतृत्व करता हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे मुखिया
होते हैं, यानी वास्तविक प्रधान जो होते हैं या वास्तविक प्रमुख जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, और राष्ट्रपति सिर्फ जो है एक प्रकार से जो है कि आपका कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। समझ में आ गया, ये सब याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति के संबंध में कहा गया है, किनके संबंध में? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 के तहत भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 के तहत याद रखिएगा राष्ट्रपति के अंदर कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। और अनुच्छेद 53 के तहत याद रखिएगा तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं, अनुच्छेद 53 के सेकंड के तहत। वहीं अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हो गया आपका किसमें? तो याद रखिएगा 54 में। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, यानी कौन हिसाब से करेंगे उनका चुनाव। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत या अनुपातिक पद्धति के तहत होता है। वहीं अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अनुच्छेद 57 के तहत याद रखिएगा कोई व्यक्ति चाहे जितने बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसमें कोई रोक छेक नहीं है। वहीं अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति के लिए योग्यता है। और राष्ट्रपति के लिए योग्यता में से आप लोग को पता है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा उनका कम से कम एज 35 साल होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोकसभा सदस्य होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। वहीं अगर बात करते हैं कि उनके पास कितना पैसा रहना चाहिए अपने जमानत राशि के रूप में, तो याद रखिएगा आप लोग के पास, उनके राष्ट्रपति के पास याद रखिएगा जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 15,000 रुपया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए या चुनाव के लिए जमानत राशि जो है वह आपका 15,000 रुपया रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने कुल वोट का कुल पड़े वैध मतों का अगर 1/6 से अगर कम वोट लाता है तो उनका जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है। इसीलिए सरकार जो है कि उतना सा पैसा जमा करवाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं अनुच्छेद 58 हो गया योग्यता। अनुच्छेद 59 के तहत आपका हो गया राष्ट्रपति के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 हो गया शपथ, 100 से 60, 100 से शपथ। अनुच्छेद 61 के तहत हो गया महाभियोग। और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 62, तो राष्ट्रपति का पद जो खाली होता है उसका चर्चा अनुच्छेद 62 में है। वहीं अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो आप ये सब याद रखिएगा, ये सब सवाल आता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज शब्द का संबंध से क्या तात्पर्य है? तो टेक ऑफ स्टेज का मतलब होता है अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। जब अर्थव्यवस्था किसी देश का तेज गति से उड़ान भरने लगती है तो उसके लिए इकोनॉमिक्स में एक शब्द की चर्चा की गई है जिसका नाम है टेक ऑफ। क्या करते हैं? टेक ऑफ। जैसे आपको पता है कि जब आप एरोप्लेन सब में बैठिएगा या हेलीकॉप्टर में बैठिएगा तो जब आपका सीट बेल्ट वगैरह बांध दीजिएगा और टाइम अगर रहेगा 7:20 खुलने का या जब भी रहेगा तो वहां पर अनाउंस किया जाता है कि आप सबों का जो फ्लाइट है वो आपको, जैसे मान लीजिए पटना से हम लोग दिल्ली जा रहे हैं तो पटना से जो है कि आपका अब टेकअप करने ही वाली है, तो आप लोग जो है कि कृपया सीट बेल्ट को अच्छी तरह से बांध के बैठ जाइए। तो इसका मतलब ये सब जो अनाउंस करते हैं वो टेकअप करने वाली रहती है, यानी उड़ान भरने वाली रहती है। क्या भरने वाली रहती है? उड़ान भरने वाली रहती है। तो याद रखिएगा टेक ऑफ करके अगर मिलेगा तो आपको उड़ान टाइप का याद रहना चाहिए, यानी कि कोई भी चीज अपनी जगह से फास्ट ग्रोथ कर रही है। समझ में आ गया? तो याद रख लीजिएगा कि टेक ऑफ स्टेज जो शब्द है वह आपका अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने वाली है। वहीं बात करते हैं कि आपका सार्क देशों के अंदर जो सबसे फास्ट बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था वह बांग्लादेश का बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है? बांग्लादेश का अर्थव्यवस्था सबसे फास्ट बढ़ रही है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस देश की तर्ज पर किया गया है? तो SEZ का शब्द
शब्द का संबंध भी इकोनॉमिक्स से है। इसका मतलब होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी जैसे आपको पता होगा, जैसे हम लोग बिहार से संबंध रखते हैं तो बिहार में कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, कोई बड़ी बड़ी विदेशी कंपनी यहाँ पर आके कार्य नहीं कर रही है। कार्य इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उस तरह से वहाँ पर ग्रोथ उस कंपनी को देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे आप नोएडा चल जाइए, बेंगलोर चल जाइए, गुड़गांव चल जाइए, मुंबई चल जाइए, तो ये सब में बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां आके वहाँ काम कर रही है और पूरे भारत में जो है कि डेवलप करने का काम कर रही है। जैसे मान लीजिए कि आप नोएडा चल जाइए, नोएडा में आप जहाँ भी जाइएगा वहाँ पर बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, तो वह भारत सरकार के द्वारा उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत रखा गया है, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र वहाँ पर है, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी वो क्षेत्र। तो इसीलिए वो चीन के तर्ज पर रखा गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी जिस तरह से चीन अपने देश को डेवलप कर रही है उसी तरह से भारत सरकार का अर्थव्यवस्था जो है कि SEZ के अंतर्गत रखा गया है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जोन का मतलब क्षेत्र, और स्पेशल वहां पर इकोनॉमिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि डायमंड रिंग की घटना कब देखी जाती है। तो डायमंड रिंग की घटना जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। कब देती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। और सूर्य ग्रहण जो लगता है वह अमावस्या के दिन लगता है, और चंद्र ग्रहण जो लगता है वह कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण तब लगता है जब आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। और चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। कौन आ जाता है? पृथ्वी। हम इसमें बहुत कंफ्यूज करते थे पहले, लेकिन हम जानते हैं जुगाड़ कैसे लगाए कि कौन किसके बीच में आता है, क्या लगता है। तो हम याद रखे हैं 100 सच, नहीं कहते हैं सच बोलो, यानी 100 सच, यानी 100 से सूर्य ग्रहण याद रखिएगा। 100 से सूर्य ग्रहण, 100 से चंद्रमा बीच में आएगा। और चंद्रमा किसके किसके बीच में आएगा? तीन ही गो चीज का खगोल पिंड का चर्चे है, एगो सूर्य का, एगो पृथ्वी का, चंद्रमा का। जब चंद्रमा को हम बीच में लाएंगे तो एक दूसरे किसके किसके बीच में आएगा? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आएगा? चंद्रमा। तो याद रखिएगा 100 सच, यानी सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा बीच में आता है। किसके किसके बीच में? तो आप बता सकते हैं। फिर आपका ये क्या कहते हैं उसको, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण जो लगता है वह चौपचप, याद रखें हैं, चौपचप, यानी चंद्र ग्रहण में आपका पृथ्वी बीच में आता है। और पृथ्वी किसके किसके बीच में आएगा? तो इस बार पृथ्वी जब बीच में आ रहा है तो एगो सूर्य हो जाएगा, एगो चंद्रमा के बीच में आ जाएगा। समझ में आ गया? यानी 100 सच चौपचप, 100 सच चौपचप। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून जो सबसे पहले आता है वह पश्चिमी घाट में आता है। कहाँ में आता है? पश्चिमी। लेकिन भारत के अंदर में मानसून का जो प्रवेश होता है सबसे पहले अगर देखें तो अंडमान में। कहाँ में होता है? अंडमान में। लेकिन अंडमान जो पड़ता है वो आपका पूर्वी घाट का हिस्सा है, लेकिन अब वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं है। लेकिन भारत में सबसे पहले अगर देखें तो अंडमान के बाद जो आता है वह आपका केरल में आता है। और यही सवाल अभी तक एग्जाम में आया है कि किस राज्य में सबसे पहले मानसून का प्रवेश होता है, तो आंसर केरल होगा। लेकिन अगर केरल भी ऑप्शन में है और आपका अंडमान निकोबार भी है तो आप पहले अंडमान मारिएगा तब केरल मारिएगा। लेकिन अभी तक ये दोनों ऑप्शन नहीं दिया है, साथ में केरल ही आंसर लिया है। समझ में आ गया? और भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, लगभग 100% में 74%, याद रखिएगा। और भारत में जाड़े के दिनों में जो ठंड के दिनों में जो वर्षा होती है वह तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि केरल में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो हाथी के लिए जो प्रसिद्ध है वो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा प्रसिद्ध है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा पेरियार हो गया आपका, फिर आपका जो है कि हो गया वहीं पर विभिन्न प्रकार का जो है कि बांध है, जैसे आपका हो गया मुल्ला पेरियार बांध हो गया, फिर आपका जो है कि संस्थाम कोट्टा झील हो गया, अष्टमुदी झील हो गया। तो ये सब झील जो है ये सब झील केरल में है। कहाँ में है? केरल में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है
अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो पाटलिपुत्र शहर या पटना शहर के बारे में जानकारी मिलती है हमको इंडिका पुस्तक से, और इंडिका पुस्तक का रचना जो किया है वह मेगास्थनीज ने किया है। किसने किया है? मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। वहीं अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है, और मगध साम्राज्य में जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके बारे में जानकारी मिलती है कि उनका शासन प्रशासन मगध पर कैसा था, नहीं था। इसकी चर्चा हमको जो अर्थशास्त्र में मिलती है। और अर्थशास्त्र पुस्तक का रचना जो किए हैं वह कौटिल्य ने किए हैं या विष्णुगुप्त ने किए हैं। ये आपका नाम है, दोनों एक ही नाम है, यानी कौटिल्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया या चाणक्य हो गया, ये तीनों का एक ही नाम है, याद रखिएगा। और चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कि आपका नंद वंश को हरा के जो है कि वहाँ पर जो आपका मौर्य वंश का जो स्थापना किया गया वो आपको उसको हराने में सबसे अधिक मदद जो किया था वो चाणक्य ने किया था। और किसको हराया था? आप लोग को पता है कि नंद वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक जो थे वो आपके कौन थे? तो याद रखिएगा, महापद्मनंद थे। कौन थे? महापद्मनंद थे। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद थे। घनानंद को ही हराने में मदद किया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अगला सवाल बताना है कि बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन जिसके कारण 1912 में बिहार उड़ीसा समेत एक नया प्रांत बना का नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और सच्चिदानंद सिन्हा जो बने थे वो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। और संविधान सभा का जो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। यानी बहुत अच्छा सवाल है कि पहले आपको पता है कि बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1912 में सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा आंदोलन करवा के बिहार को अलग करवाया बंगाल से, और बिहार में ही उड़ीसा आया। और उड़ीसा जो अलग हुआ वो 1936 में आके अलग हुआ, आप लोग को पता होगा। और आगे चलकर पक्का पक्की 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ, याद रखिएगा, 15 नवंबर के दिन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सरकार के अंगों में शामिल है कौन कौन? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नगरपालिका। तो आप लोग को बता दें कि इस भारत के अंदर में जो संघ का जो शासन व्यवस्था बांटा गया है वह 3 तरीका से। कितना तरीका से? 3 तरीका से। 3 तरीका में कार्यपालिका पहला हो गया, दूसरा विधायिका हो गया, तीसरा न्यायपालिका हो गया। और पहला जो कार्यपालिका बताए, इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और ये जो महान्यायवादी वगैरह आते हैं, ये सब किस में आते हैं? तो ये सब आते हैं कार्यपालिका। और उसके बाद जो आपका विधायिका हो गया, इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा विधायिका के अंतर्गत आते हैं। और न्यायपालिका के अंदर भारत के सुप्रीम कोर्ट आते हैं, साथ ही नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आते हैं। समझ में आ गया? तो इस तीनों के आधार पर जो है कि भारत का आपका प्रोसेस चलता है शासन व्यवस्था का। और इधर जो आपका लोकसभा और राज्यसभा जो विधायिका हो गया, ये भारत के लिए कानून बनाती है, और कानून बना के ये जो है कि कार्यपालिका को सौंपती है कि आप इसे जो है कि पूरे भारत में सुचारू रूप से चलाइए। और इस दोनों का जो जांच करता है, उस दोनों का जो गहराई का जांच करता है, आखिर सही से कोई वो विधायिका कानून बनाई है कि नहीं बनाई है, या विधायिका ने जो कानून बना के कार्यपालिका को सौंपा है, क्या वो सही से भारत में लागू करवा पा रहा है कि नहीं करवा पा रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आदमी पे। तो ये सब दोनों का जानकारी रखने के लिए आपके आगे आते हैं, या जाँच करने के लिए कौन आते हैं? तो न्यायपालिका आते हैं। और तब जाके जो है कि फाइनली आराम से हमारा शासन व्यवस्था चल पाता है। अगर अच्छा नहीं चल रहा है आपका वो कानून, तो वो उसको रद्द करने की बात करेंगे। अगर सही चल रहा है तो वो आगे चलने देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है वह पौधों की वृद्धि को मापने के लिए, पौधों की वृद्धि। वहीं पौधों की वृद्धि को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्रेस्कोग्राफ। और क्रेस्कोग्राफ का जो खोज किया है वह जगदीश चंद्र बोस ने किए हैं। किसने किए हैं? जेसी बोस ने किए हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोग को बताना है कि पौधों में जो आपका प्रयोग होता है, आपका क्या कहते हैं, पौधों में जो प्रयोग होता है आपका वलय, पौधों में जो प्रयोग होता है वलय, वलय को गिनकर जो है कि पौधों की आयु को ज्ञात करते हैं, पौधों की आयु को ज्ञात करते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र की क्रिया जो संपन्न होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखेगा सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को आपको जो है कि कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं, लेकिन प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, आत्महत्या का थैली लाइसोसोम को कहते हैं। आप ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं अगर बात करते हैं आपका कर्मनाशा नदी किन दो राज्य के बीच सीमा बनाता है? कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। वहीं अगर बिहार के किस नदी पर डगमरा परियोजना स्थित है या डगमरा बांध स्थित है? तो याद रखिएगा डगमरा बांध जो है वह आपका कोसी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कोसी। और कोसी नदी जो है भारत में सबसे तेज अपना बहाव को बदलने वाली नदी है, याद रखिएगा। समझ में आ गया? और अगर हम बात करते हैं कि कोसी नदी गंगा में कहां पर मिलती है, तो कोसी नदी गंगा में आपके कुर्सेला के आसपास भागलपुर के पास मिलती है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पिरपंजाल श्रेणी किस राज्य में पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। कहां में? जम्मू कश्मीर में। और हिमालय पर्वत का सबसे ऊंची श्रेणी का नाम काराकोरम श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? काराकोरम श्रेणी है। और काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम केटू है। क्या नाम है? केटू है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। 8611 मीटर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? झेलम नदी पे, याद रखिएगा। वहीं परुसनी किसका पुराना नाम था? परुसनी रावी का पुराना नाम था। किसका पुराना नाम? रावी का पुराना नाम था। और वितास्ता किसका पुराना नाम था? झेलम का। झेलम का पुराना नाम वितास्ता। झेलम का पुराना नाम वितास्ता। परुसनी का रावी। परुसनी का नया नाम क्या है? रावी है, याद रखिएगा। सुतुद्रु का सतलज। सुतुद्रु का सतलज। कुभा का काबुल। कुभा का काबुल। कुभा का काबुल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हेरोइन किससे प्राप्त होता है? तो हेरोइन जो प्राप्त होता है वह अफीम पोस्ता से। किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता से। और लौंग जो प्राप्त होता है वह शुष्क पुष्प कलिका से। शुष्क पुष्प कलिका से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जनतंत्र एक ऐसी प्रणाली है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो जॉन सीले ने। किसने दी है? जॉन सीले ने। अगर जनता भारत में अगर सर्वोसर्वा नहीं रहेंगे तो एक प्रकार से सील मार दिया जाएगा, यानी कोई व्यक्ति सभी का अधिकार छीन लिया जाएगा नेताओं के द्वारा। इसीलिए जनतंत्र में याद रखिएगा कि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्ति की भागीदारी होती है, सभी व्यक्ति की, इसीलिए इसको सीले ने कहा है। किसने कहा है? सीले ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और IMF का मुख्यालय भी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन जो है वह आपका पोटोमैक नदी के किनारे है। और याद रखिएगा आपका अगर बात करते हैं कि IMF और विश्व बैंक को क्या कुछ उपनाम कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोनों को जुड़वा संस्था के रूप में जाना जाता है। और दोनों का स्थापना याद रखिएगा ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत हुआ है। और ब्रेटन वुड्स समझौता जो हुआ था वह 1944 में हुआ था। उसी के तहत 1944 में आपका विश्व बैंक का स्थापना और 1945 में IMF का स्थापना। और IMF में वर्तमान में 190 सदस्य देश है और विश्व बैंक में वर्तमान में आपके कितना सदस्य देश है? तो विश्व बैंक में वर्तमान में 189 सदस्य देश है। और विश्व बैंक का जो 189वां सदस्य देश बना है वह नौरू बना है। और IMF का जो 190वां सदस्य देश बना है वह कौन बना है? याद रखिएगा अंडोरा बना है। कौन बना है? अंडोरा बना है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला बताना है कि जस्ता उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो जस्ता उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वह चाइना का है। किसका है? चाइना का। और भारत का स्थान जस्ता में दूसरा है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपको कि जस्ता का परमाणु संख्या कितना होता है, तो जस्ता का परमाणु संख्या जो होता है वह 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। आगे बढ़ते हैं। और जस्ता का ही यसद लेपन में किया जाता है। अगर लोहा सबको जंग से बचाने के लिए उस पर जो यसद लेपन की जाती है, उसका जो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है वह जस्ता से ही किया जाता है।
जाता है। आगे बढ़ते हैं, झुलसा रोग किस फसल को प्रभावित करता है? तो झुलसा रोग जो प्रभावित करता है वह अरहर को। किसको प्रभावित करता है? अरहर को। आगे बढ़ते हैं, माछ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो माछ जो है वह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। कि कहाँ का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का है माछ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, पौधों में पानी का अवशोषण मूलरोम की प्रक्रिया द्वारा जो होती है क्या कहलाती है? तो परासरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किसने किया है? तो लॉर्ड कर्जन जो कि भारत के अंदर में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया था कर्जन ने, जिसके काल में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसके काल में रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ था, जिसके काल में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा जाता है, भारत का हीरा कहा जाता है। वहीं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के ही कहने पे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है? तो सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है? शैवाल का। और सबसे लंबा गुणसूत्र किसका होता है? ट्राइलियम का। किसका होता है? ट्राइलियम का। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, आज का सेवा हम लोग यहीं तक आपको करते हैं। तब तक के लिए हम लोग जो है कि आपसे विदा लेते हैं। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिएगा और अपने घर परिवार के सपना को जो है कि आप लोग एक तरह से नए ऊंचाई, नए आयाम और नए मंजिल को हासिल करवा के आप जो की करवा सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो चलिए, आज हम बिना कोई आपका समय गवाए आज सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार पुलिस।